हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर माय चैनल रोहित स्टार स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान। कक्षा 10 विज्ञान के जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, जिनमें से मेरा टारगेट है आपके 6 के 6 विषय में 20 बहुविकल्पी ले आकर मैं 120 अंक आपको दिलवा सकूं। तो आप हमारे साथ जुड़ी रहिए। जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, बेल आइकन प्रेस करके रहना। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपसे कुछ पूछेगा, उसमें आपको ऑल सेलेक्ट करना ताकि मेरी सभी नोटिफिकेशन वीडियो की आप तक तुरंत पहुंचे। यहाँ पे हम रोज़ 20-20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के करवा रहे हैं। जैसे कि साइंस का हो गया तो सभी मतलब साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को लेकर हम 20-20 क्वेश्चन लेके आते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारे एमसीक्यू होंगे। केवल बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे। इसके बाद आप सीरीज चाहेंगे तो मैं उसके बाद बहुविकल्पी की जगह अतिलघुत्तरी या दीर्घउत्तरी प्रश्नों की बात भी कर सकता हूं यदि आप चाहेंगे। न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी पढ़ा दिए गए हैं, तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पे न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिंपल से देख लेना है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, उसमें से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको इस प्रकार 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आप इसके लिए ये सोच सकते हैं कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम में कितना ज़रूरी हो गया है ये बहुविकल्पी प्रश्न। तो हमारा दावा है, ये बैच सीरीज चल रहा है, ये वीडियो नंबर 1 है। इसके बाद वीडियो नंबर आपको 10 तक मिलेंगे। 10 का मतलब समझते हैं, जब आपको 10 वीडियो मिलेंगे, सभी वीडियो में 20-20 बहुविकल्पी होंगे, तो समझ सकते हैं आपको टोटल 200 बहुविकल्पी सिर्फ किसके हो जाएंगे, आपके इसमें से हो जाएंगे, साइंस में से। आप समझ सकते हैं कि अगर हर चीज़ का, अगर हर सब्जेक्ट का 6 का 6 के लिए ऐसे वीडियो बनाऊंगा तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वीडियो। तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे, आराम से पढ़ेंगे, आराम से करेंगे, जल्दी बिल्कुल नहीं होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर देना। देखिए, नहीं बाद में आप भूल जाते हैं, क्योंकि बीच बीच में जब मैं चालू कर दूंगा पढ़ाना तो आप भूल जाएंगे, इसमें खो जाएंगे। क्योंकि फिजिक्स है, फीलिंग और केमिस्ट्री तो आपका समझ सकते हैं क्या है केमिस्ट्री। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता आपको मालूम है। उत्तल लेंस क्षमता क्या होता है, क्षमता बराबर पी बराबर होता है 1/f। ये आपको फार्मूला मालूम होगा। तो यहाँ पे फोकस दूरी कितनी है आपकी, 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर यहाँ रखेंगे और ऊपर क्या रखेंगे, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है, ये अगर मीटर में दिया रहता है। अगर सेंटीमीटर तो 100 का भाग देना पड़ेगा। तो इसमें आप यदि भाग देंगे तो P बराबर आएगा 100/50। तो ये इससे कैंसिल हो गया, 5 दूना 10, तो ये आपका 2 आ जाएगा। वो भी प्लस का होगा, माइनस का होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, किसी भी लेंस की क्षमता है का है, उसका जो मीटर होता है, जो मापक होता है या इकाई होती है, जिसे हम एसआई मात्रक भी बोलते हैं, तो वो क्या होती है, डायोप्टर होती है। तो डायोप्टर भी याद रखेंगे, इसको डी से भी आपको, जो कैपिटल डी है ना, उससे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हुआ आपके लिए जानकारी के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपको डायोप्टर, तो यहाँ पे देखिए जो उत्तल लेंस होता है उसमें जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, अवतल लेंस में क्षमता होती है ऋणात्मक। तो आप समझ गए होंगे कि उत्तल लेंस में जो होगा ये धनात्मक होगा, तो धनात्मक वाला आपका 2 डायोप्टर सही जवाब होगा। यदि आपका यही अवतल हो लेंस होता तो ये वाला माइनस का 2 डायोप्टर सही होता। तो आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा भी अंतर आपके लिए ये नहीं याद होगा। तो मैं एक ट्रिक बताऊँ आपके लिए, यहीं पर एक ट्रिक है मेरे लिए, दूना बता रहा हूँ। दूना, डी से मतलब दूरदृष्टि दोष, ऊ से मतलब उत्तल लेंस, एन से मतलब निकट दृष्टि दोष और आ से अवतल लेंस, ए से। तो आप ऐसे समझ सकते, देखिए दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, ये पहला वाला धनात्मक, दूसरा वाला ऋणात्मक रहेगा। तो आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। देखिए, क्षमताएं भी मैं एक साथ याद करवा दिए, तो ऐसे ही आपको ट्रिक देखनी है। आप चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर दूसरा, -10 डी डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकस दूरी, क्षमता कटा हुआ है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि -10 डायोप्टर है, कि आपकी बार क्षमता दी हुई, तो P बराबर आपको मालूम है 1/f होता है। यदि यह मीटर में होगा तब, सेंटीमीटर में होगा तो ऊपर 100 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना। देखिए, सेंटीमीटर में था इसलिए 100 का ऊपर गुणा किया गया, 1 की जगह 100 हो गया। तो बस इतना ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए डायोप्टर दिया हुआ कितना, -10 डायोप्टर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है 1/f। इतना दूर तक समझ गए हैं आप। तो यहाँ पे 1/f मीटर में दिया होगा। तो अब हमें क्या ज्ञात करना, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हम इसको पलटा करेंगे तो f बराबर हो जाएगा 1/10। यहाँ पे लगता है मेरे हिसाब से दोस्तों, ये ऑप्शन जो दिए हुए हैं ये गलत दिए हुए हैं।
ऐसा कुछ नहीं आने वाला जितना इसमें आ रहा। देखिए फिर भी हल करेंगे, हम अपना लाएंगे, जो आंसर वो होगा वो सही होगा। तो क्योंकि मैं भी एक किताब से लिख रहा था इसके सभी ऑप्शनों को, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पे देखेंगे हल करेंगे, तो जब इसमें दोनों पक्षों को अगर ये हम व्युत्क्रम कर देंगे तो ये एफ बचेगा, और इसका उल्टा करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। ये इस प्रकार होगा, तो इसको काटेंगे 0.1 आएगा, तो यहाँ पे 0.1 होना चाहिए। तो ये कौन सा लेंस, ये ऋणात्मक है तो फोकस दूरी भी ऋणात्मक आएगी, वो भी मीटर में आएगी, सेंटीमीटर में नहीं आएगी। ये तो पहले ही काट दो, क्योंकि आपको एलिमिनेशन आना चाहिए। एलिमिनेशन का मतलब समझते हैं कि आपको काटना आना चाहिए कि जो जो ऑप्शन नहीं हो सकते पहले वो ढूंढो, हाई वाले तो बाद में मिल ही जाएगा, एक ही ऑप्शन सही होगा। तो ऐसा ढूंढ लो कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि नहीं पूछा करता, तो आप नॉन करेक्ट में इज़ करेक्ट वाला ढूंढेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसा भी आपको जल्दी जल्दी में हो सकता है, क्योंकि कई छात्र होते हैं जो पढ़ने में नहीं ध्यान देते हैं कि यहाँ पे लिखा होगा कौन सी फोकस दूरी नहीं होगी। अब होने वाले के हिसाब से अगर नहीं वाले को ढूंढेंगे तो हमको 6 का 6 ऑप्शन मिल, 4 का 4 ऑप्शन सही मिलेंगे, एक ऑप्शन गलत मिलेगा, 3 ऑप्शन सही मिलेंगे, एक ऑप्शन गलत मिलेगा, जो कि वही वाला गलत था, और उसको करके चले आएंगे आप। तो ऐसा समझ सकते हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, दूरी ज्ञात करना है। तो ये आपका 0.1 आया, ये काहे में आएगा, ऋणात्मक आ जाए तो माइनस का 0.1 आएगा, वो भी मीटर में। ठीक, तो ये सही जवाब होगा। इनमें से और सभी जवाब क्या हैं, गलत हैं। ठीक, तो समझ लेंगे आप डायप्टर में। अब उसके बाद देखेंगे, रुकिएगा ज़रा, देखते हैं हम यहाँ पे 100 का अगर गुणा करवा देंगे सेंटीमीटर में हो जाएगा, थोड़ा देख लेंगे। 100 10 10 10 सही है, ये वाला सही होगा। क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए यहाँ पे जो ध्यान देंगे कि हम यह इसको मीटर में ना मानकर हम सेंटीमीटर में मानेंगे, तो ये 10 वाला सही होगा। तो इसका जो जवाब है वो 10 सेंटीमीटर है, वो भी क्या है का प्लस का, ये वाला गलत है। तो ये भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो ये क्वेश्चन में देख लेना। समझ गए हो तो आपको मैं क्वेश्चन अगला बढ़ाऊँ। ठीक, यहाँ पे लिखिए, स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु क्या हो सकती है, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत पर। तो जहाँ पे दूर की बात करेंगे तो वो अनंत हो जाएगा। ठीक, अगर ये निकट की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन दिया है, स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका 25 सेंटीमीटर पर होगा, और दूर की बात करेंगे तो अनंत पर। तो दोनों में दिक्कत रखना, समझ लेना। निकट मतलब 25 सेंटीमीटर, हमें श्याम पट्ट जो होता है आपका बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, उसमें देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा तो दिखाई देगा। और अधिकतम कितनी भी दूरी हो सकता है तो दिखाई देगा। तो अधिकतम मतलब अनंत तक हो सकता है, न्यूनतम मतलब कम से कम। ठीक, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूँ, आप इसको मान सकते हैं। आप देखे होंगे कि यदि आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दिए होंगे, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए होंगे, तो आप उनमें भी देखेंगे तो ये क्वेश्चन मिला जरूर होगा आपको कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, ये जानकारी होना चाहिए। कॉर्निया पर बनता है, या आइरिस पर बनता है, या पुतली पर, या रेटिना पर। तो आप सभी स्टूडेंट को ये मालूम होगा कि ये रेटिना पर बनता है। ठीक, कहाँ बनता है, रेटिना पर। तो ये जानकारी हो गई आपकी। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जो दूरदृष्टि दोष के कारण जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, या दृष्टिपटल पर बनता है, या पश्चिमाभी पेशियों पर, रेटिना के पीछे बनता है, या। तो यहाँ पे जो आपको समझने वाली बात है, जब दूरदृष्टि दोष किसी को हो जाता है तो वो रेटिना के पीछे बनने लगता है। यदि यही निकट दृष्टि दोष होता तो रेटिना के क्या होगा, आगे बनेगा ये प्रतिबिंब। ठीक, समझ में आ गया बात आपको। अब यहाँ पे 7वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि निकट दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आप समझ सकते हैं, इसमें क्या रखेंगे, रेटिना के आगे। तो यही आपका जवाब सही होगा। तो ये क्वेश्चन मुझे वहाँ पे मिला नहीं था, तो मैंने इस क्वेश्चन को अलग से ही बढ़ा लिया, क्योंकि ऐसा भी पूछा जा सकता है। क्योंकि आपको ये नहीं सोच के चलना जो वहाँ पे दिए हैं बहुविकल्पी का वही ढूंढूँ। मैं एनसीईआरटी किताब खोला कि एनसीईआरटी किताब में मैंने ढूंढे, तो वहाँ पर से मेरे को जितने क्वेश्चन बनाने बने उतने बनाया, और देखा मैंने पूरे प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन सभी आए हुए थे। यदि आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम का मॉडल पेपर मैं सॉल्व करवाऊँ, जो 2023 का upmsp.com पर ये पहले से ही अपलोड किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, तो मैं उस पेपर को सॉल्व करवा सकता हूँ। यदि आप चाहेंगे तो कमेंट करेंगे, यदि मुझे कमेंट अधिकतर आ रहे हैं तो मैं उसके वीडियो बनाने के बारे में भी सोचूंगा, और वीडियो का पूरा सॉल्यूशन देखूँ सभी सब्जेक्ट का। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वें में क्या कह रहा है, H2S डाई हाइड्रोजन सल्फर व H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे कहते हैं, डाई हाइड्रोजन सल्फेट तथा अम्लीय विलयनों का पीएच मान। देखिए जो अम्ल होता है उनका पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है।
जो उदासीन होता है उसका पीएच मान 7 ही होता है। जैसे जल, जल का पीएच मान 7 होगा क्योंकि ये उदासीन है। इससे अधिक होगा तो वो क्षारकीय हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों, ये और ये अम्लीय विलयन, इनका पीएच मान 7 से कम होगा क्योंकि ये अम्ल हैं। अब पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? मतलब पेयजल जो पिया जाता है जल, उसको अगर जीवाणु हो उसको रहित बनाने के लिए किसका, इसका प्रयोग है, लाल दवा, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये होता है CaCl2, जिसको आप इसके नाम से, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते होंगे। ठीक, विरंजक चूर्ण भी आप इसके नाम से जानते होंगे कि आप इसका नाम विरंजक चूर्ण भी जानते होंगे। तो ये इसका एक उपयोग होता है किसमें, पेयजल को जीवाणु रहित बनाने की। आप देखते होंगे पहले जो आया करता था हमारे गांव कस्बों में, एक लाल दवा के नाम से लाते थे, तो वो आपको छिड़काव करते थे कुएं में, कहीं पर भी नालियों में, तो ऐसा छिड़काव किया करते तो उसको जल को जीवाणु से रहित बनाने के लिए, बाकी और कुछ काम नहीं होता था। तो जीवाणु से रहित बनाने के लिए, जीवाणु ना बचे इसके लिए बनाने के लिए हम इसको लेते थे। अभी मैंने बताया शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, क्योंकि ये उदासीन होता है। कभी कभी ये भी पूछेगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो वो भी 7 होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि आसुत जल, शुद्ध जल की जगह कभी कभी आसुत जल लिख के भी आता है, तो वो भी समझ जाइएगा कि ये शुद्ध जल के बारे में ही पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एंटीमनी है। एंटीमनी के बारे में आप क्या जानते हैं? एंटीमनी अधातु है कि मिश्र धातु है कि धातु है कि उपधातु है? तो एंटीमनी के बारे में आप जानते होंगे, एंटीमनी एक उपधातु है। ठीक, एंटीमनी के बारे में आप जानते हैं कि उपधातु, मिश्र धातु क्या होती हैं, आप इसको कमेंट में बता सकते हैं। अधातु, धातु के बारे में जानते होंगे, धातु क्या है, अधातु क्या है, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मिश्र धातु के क्या है, तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। मिश्र धातु के बारे में एक क्वेश्चन फिक्स होता है आपके 2 मार्क्स में, तो आना ही आना इसका क्वेश्चन। ठीक, तो इसको पढ़ लेना अपना। आघातवर्धनीयता क्या होती है, आपको सबको पहले मालूम होनी चाहिए। आघातवर्धनीयता ये होती है किसी तत्व को, किसी भी प्रकार के तत्व को हम क्या करें, पीट पीट कर चादर के रूप में बनाने। किस रूप में? चादर। तो ये आघातवर्धनीयता। यदि हम तार के रूप में करें तो उसको बोलेंगे तन्यता। आघातवर्धनीयता को इंग्लिश में बोलते हैं मैलिएबल। तो इसमें सबसे ज़्यादा मैलिएबल जो तत्व है वो उसके बारे में प्रदर्शित करता है। कौन प्रदर्शित करता है? तो सल्फर करता है कि आयोडीन करता है कि फास्फोरस की तांबा? तो यहाँ पे सबसे अधिक तांबा कर रहा है, क्योंकि इसको अगर पीटेंगे तो बहुत दूर तक पीटा जा सकता है। और इससे भी अच्छा होता है चांदी, और चांदी से भी अच्छा होता है सोना, क्योंकि सोना को आप पीट पीट कर एक बिल्कुल पैकेट पन्नी तरीके ऐसा करेंगे। यदि आपको 2 ग्राम, 1 ग्राम सोना है, कितना ग्राम? 1 ग्राम सोना को आप तार के रूप में बनाना चाहेंगे, तन्यता के रूप में, तो आपको ये 2 किलोमीटर तक जाएगा। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर तक ये तार आपको लंबा बना सकते हैं, इतना ये तन्यता प्रदर्शित करता है। तो इतनी इसी प्रकार से ये क्या करता है, चादर भी बन जाती है। तो ये आघातवर्धनीयता भी प्रदर्शित करता है। ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे शायद, मेरे हिसाब से। अब देखिए, साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कर लेती है। साधारण ताप हो तो जल से अभिक्रिया कौन कर लेता है? कौन सी धातु कर लेती है? कापर कर लेता है। आयरन, इसे लोहा बोला जाता है। Fe इसका होता है। ये सिंबल जो देख लेंगे आप ऐसे, कॉपर होगा। सोडियम, कैल्शियम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका सोडियम या कैल्शियम, यही दोनों क्या साधारण ताप से ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर सकती हैं। ऐसा भी पूछा, ठंडे जल से अभिक्रिया करके ये जल वो बनाती है, हाइड्रोजन गैस निकालती हैं ठंडे जल से अभिक्रिया करके। तो ये भी आपको जानकारी होना ज़रूरी होता है। तो जस्ता या मैग्नीशियम, ये गलत जवाब है, और ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे क्या, सोडियम और कैल्शियम, ये दोनों ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है हाइड्रोजन गैस बनाती है नहीं, तो ये इसके बारे में भी बता सकते हैं। यहाँ पे लिखिए 14वां क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती? अम्ल से हाइड्रोजन के क्या करती, विस्थापित नहीं करती? तो यहाँ पे मैग्नीशियम है या सोडियम है या कॉपर है या प्लेटिनम। इनके सभी का सिंबल का नाम भी आपको आना चाहिए। यदि आपको नहीं आते किसी प्रकार के रासायनिक सूत्र बनाना, जैसे सोडियम क्लोराइड को आपको NaCl होता है, ये नमक होता है, साधारण नमक होता है, तो ये आपको फार्मूला नहीं बनाना आता तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं इसके बारे में बता दूंगा। जबकि आप इसको क्लास 9th में सीख चुके होंगे। और नहीं आ रहा भाई, नहीं आ पा रहा है तो फिर उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। नहीं आ रहा तो उसको सीखिए, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, ना ही शर्माने वाली बात है। तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे जो आपका कॉपर है, यही विस्थापित नहीं कर सकता हाइड्रोजन को। ठीक, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता। तो यहाँ पे यहाँ पे मैग्नीशियम है। देखो कॉपर जो है ना, हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है। रुकिए फिर भी देख लेने दीजिए मुझे।
जब इधर साइड ऊपर से नीचे जाते हैं, सक्रियता श्रेणी आपको याद होगी, सोडियम ने, कालू ने, नरेश का, मैंगो, एल्युमिनियम, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर लास्ट में हाइड्रोजन के नीचे कॉपर होता है। आपको ये सक्रियता श्रेणी याद होगी, तो यहाँ पे जो आपका जवाब होगा वो होगा मैग्नीशियम। ठीक, यही जो धातु है, नहीं सॉरी यही है, क्या है, कॉपर है, कॉपर ही है। ठीक, ये मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम तो ऊपर पड़ जाती है, देखिएगा मैग्नीशियम हाइड्रोजन यहाँ पे आता है, फिर उसके नीचे कॉपर आता है। तो कॉपर ऐसी धातु है जो इसको विस्थापित नहीं कर सकती है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अब दूसरे नंबर, ये 14वां क्वेश्चन हो गया। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे फफोलेदार कांपर में तांबे की शुद्धता होती है, मतलब जो तांबा होता है फफोलेदार, उसमें कांपर जो होता है उसकी शुद्धता कितनी परसेंट होती है, तो ये होती है 98%। और अशुद्धता कभी कभी पूछता है, ये शुद्धता की जगह ना देकर ये पूछता है अशुद्धता, तो आप ध्यान रखेंगे वो 2% होती है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन उपस्थित है जिसमें आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए बता दिया गया है। यहाँ पे ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह, यहाँ पे सबसे पहले ये क्रियात्मक समूह पूछेगा, तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे जुड़ा क्या है, ओन। जब भी कीटोन होता है तो उसमें जुड़ता है ओन, और कीटोन का जो सूत्र होता है वो होता है ये, यहाँ पे एल्किल समूह, यहाँ पे एल्किल समूह, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड ओ। तो ये ऐसा कुछ दिया होता है, तो ये आपका जवाब होगा सही। ये तो आपका एल्डिहाइड हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एल्कोहलिक। तो आपको यदि IUPAC नेमिंग नहीं आती तो कमेंट कीजिएगा, मैं दूसरे प्रकार से भी बताऊंगा। एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें IUPAC नेम के बारे में पहले ही बताया हूं, तो वहां पे मैं थोड़ा कम लेवल से पढ़ाया था, अब थोड़ा हाई लेवल से पढ़ाना चाहता हूं, जिसमें आपको ये सभी समूहों को लेकर चलूँगा, जिसमें आपको IUPAC नेम पूरी तरीके से समझाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए एल्केनो का समान सूत्र क्या होता है, एल्केनो का, ये मैं एक बता दूँ कि ये एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन, ये होता है संतृप्त, ये होता है असंतृप्त। कौन कौन असंतृप्त, ये दोनों असंतृप्त होते हैं, और ये संतृप्त होता है, सिर्फ इतना बस। तो इसका जो सूत्र होता है CxH2x+2, आप पढ़े होंगे इसके जगह x की जगह पर n, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे लिखे होंगे आप H2x पढ़े होंगे, और इसमें XH2x-2, ये सूत्र होते हैं। इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड। ठीक, बंध जिसे बोलते हैं आप, इसको बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका एल्केन है ना, तो एल्केन का जो समान सूत्र होगा ये होगा, एल्केन में क्या हो गया, +2 होगा, एल्केन में +2, तो यहाँ पे भी +2 वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो इस प्रकार आपको कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एल्कोहली समूह में उपस्थित है, कौन से यौगिक में एल्कोहली समूह उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 18वां है, तो देखेंगे कौन सा समूह। देखिए यहाँ पे देखिए एल्कोहल जो होता है आपका वो OH होता है, देखेंगे सही से। देखिए यहाँ पे CO जुड़ा है, तो ये एल्कोहल समूह नहीं हो सकता। ये देखिए ये आपको जो ये इसको बोले हैं, इसको बोलते हैं फिनॉल, ये फिनॉल बना हुआ है, तो आपको इसको बारे में जानकारी नहीं होगी, तो फिर भी दिखाई दे रहा हूँ आपको। ये होता है कि बेंजीन की संरचना, आप ऐसे बता सकता हूँ, मैं आपको बेंजीन की संरचना दिखा दूँ। तो बेंजीन की संरचना आपको दिखा दें, ये ऐसे कुछ बेंजीन होती है। तो बेंजीन के ऊपर जब OH जोड़ देते हैं ना, तो बेंजीन का जो होता है सूत्र C6H6 होता है। तो बेंजीन के ऊपर जब OH जोड़ देते हैं ना, तो ये हो जाता है वो। तो ये बेंजीन ये एल्कोहल समूह नहीं है, तो ये भी एल्कोहल समूह है, क्योंकि उसके साथ एक C जरूर कार्बन जुड़ा रहना चाहिए। तो ये आपका एल्कोहल समूह है, क्योंकि इसके साथ पहले गलत ढूंढिएगा, फिर सही वाला तो मिल ही जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह, जब भी इस क्रियात्मक समूह पूछेगा, मैंने आपको बताया है कि क्रियात्मक समूह आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि इसमें जुड़ा क्या है, अल जुड़ा है। प्रोपेन में क्या जुड़ा है, अल, तो अल का मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में अल जुड़ता है। ठीक, और यहाँ पे ना ही ये आपका जवाब है, ना ही ये कीटोन है, ना तो एल्कोहलिक है। ठीक, एसिटेल्डिहाइड का IUPAC नाम, एसिटेल्डिहाइड का IUPAC नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड होता है, या मेथेनल होता है, या प्रोपेनोइक अम्ल होता है, या एथेनल होता है। कमेंट बॉक्स में इसको बताना है, और मैं इसका जवाब भी दे जा रहा हूँ। ये आपको इसका जवाब भी देखकर आपको कमेंट बॉक्स में बताना एथेनल, क्योंकि एल्डिहाइड में जब भी जुड़ेगा उसमें नल जुड़ेगा, और एसिटेल्डिहाइड तो ऐसे इसीलिए एथेनल भी हो गया। ठीक,
तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब नेक्स्ट पार्ट आने वाला है जिसमें पार्ट नंबर 2, जिसमें मैं आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन लाऊंगा, जो कि आपको कल सुबह फिर से मिलेगा। रोज़ सुबह एक वीडियो आपको मिलेगी ही, क्लास करीब 6 बजे आपको रोज़ सुबह वीडियो मिलेगी, आप उसको देखिएगा। और पूरा पूरा वीडियो को यदि आप लिखना चालू कर देंगे, आप इसको लिखेंगे कहीं पर, अपनी नोट्स बनाएंगे, नोटबुक में डायल करेंगे इसको, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हो रही है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, जिस वीडियो में हम इसी प्रकार के 20 क्वेश्चन की बात करेंगे, जो शायद इस सब्जेक्ट के ना होकर किसी अन्य सब्जेक्ट के होंगे, पर वीडियो आएगा आपके लिए ज़रूर से ज़रूर। तो सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।